हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। हर वीक 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, जिससे आपने जो भी पढ़ा है वीक में उसको टेस्ट कर पाएंगे, प्लस जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझ पाएंगे। और आपका जो पूरा स्टडी है, जो पूरा प्रिपरेशन है, उसका एक आप बेटर जो इवैल्यूएशन है वो कर पाएंगे। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद वीकली आंसर राइटिंग भी कराई जाएंगी। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ दिस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ऑल दी 3 स्टेजेस। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, चाहे वो रेगुलर टेस्ट रिगार्डिंग हो, आंसर राइटिंग रिगार्डिंग हो, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग हो, या फिर क्लास रिगार्डिंग कोई डाउट रहे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे, जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन अ डिवाइडेड नेशन। तो कौन से डिवाइडेड नेशन के बारे में और किस चीज़ के बैलेंस के बारे में बात किया जा रहा है? तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है हमारे 53rd जो न्यू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सूर्यकांत जी, उनके कुछ जो आपके रिमार्क्स हैं उनके ऊपर ये आर्टिकल बना है कि किस तरीके से उन्होंने पॉजिटिवली चीज़ों को कही है। तो मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट क्या है इस आर्टिकल का? तो जो भी सब्सटेंटिव पार्ट इसमें मेंशन की गई है, जो भी पार्ट इसमें है उसको इसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो सूर्यकांत जी ने जुडिशियल फिलॉसफी के बारे में कहा है, स्पेशली उन्होंने कि व्यूज जस्टिस नॉट मेयरली एज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि जो जस्टिस है या फिर जुडिशियल सिस्टम है वो सिर्फ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म नहीं है। ये मैकेनिज्म है प्रोटेक्ट द इनोसेंट, जो इनोसेंट है उनको प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम बीइंग लॉस्ट इन द स्टॉर्म ऑफ सरकमटेंसेस, जो परिस्थितियों की वजह से जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो डिवाइड के बारे में कहा ना, डिवाइडेड नेशन, तो इसमें स्पेशली रिच एंड पोर, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के बीच में जो डिवाइड है, जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, इवन दी जो लास्ट पर्सन है उनको जस्टिस देने की बात इसमें कही गई है। तो इसीलिए क्या है, जो जस्टिस है वो प्रोफाउंडली एक ह्यूमन एंटरप्राइज है। ये इंसानों के ज़रिए ही जो जस्टिस है उसको हम माप सकते हैं, परख सकते हैं और जस्टिस को दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है वो जस्टिस को रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी जस्टिस को रिप्लेस नहीं कर सकती है का क्या मतलब है? जैसे आज के समय पे हम ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जजमेंट्स है क्या वो एआई दे सकती है? नो डाउट एआई भी दे सकती है, लेकिन एआई के अंदर जो आपके ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो नहीं होते हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ होती है वो नहीं होती है। उनको सिर्फ जो टेक्निकल कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं वही समझ में आती है। तो इसीलिए क्या है, जस्टिस को ह्यूमन एंटरप्राइज कहा गया है। टेक्नोलॉजी नो डाउट ईज प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कोई ड्राफ्ट बनाना है या फिर आपकी कोई केस को शॉर्टिंग करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी ठीक है, बट जस्टिस कौन डिसाइड करेगा? ह्यूमन ही डिसाइड करेंगे, मतलब जो ऑनरेबल लॉर्डशिप है वही डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं द इनविजिबल विक्टिम। तो इसमें इनविजिबल विक्टिम के बारे में किसके बारे में कहा गया है? स्पेशली जो स्मॉलेस्ट लिटिगेंट है इन द लास्ट रो, स्पेशली जो आपके रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर जो पुअर है, जो जस्टिस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको इसमें खासा ध्यान दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, एक नेशन में जस्टिस तभी सर्व किया जा सकेगा जब क्या होगा, लास्ट पर्सन को भी जस्टिस मिलेगा। मतलब इसमें गांधी जी का जो हम सर्वोदया का कॉन्सेप्ट है या फिर जो लास्ट पर्सन को भी अपलिफ्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम जस्टिस डिलीवरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसको सूर्यकांत जी ने इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट कहा है एक बैलेंसिंग एक्ट। तो इसमें स्पेशली आपके सूर्यकांत जी के बारे में मेंशन
मेंशन किया गया है क्योंकि उनका टेन्योर जो है 2027 के आपके फर्स्ट 2-3 महीने तक चलने वाले हैं। तो उन्होंने इसमें उनके जजमेंट में ये चीज़ें हमने देखी है कि फाइनल रिटन ऑर्डर ऑफन रिफ्लेक्ट रीगेन बैलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडहेरेंस। तो जो भी जजमेंट दी गई है बाय सूर्यकांत जी, तो उसमें हमें एक बैलेंस दिखाई पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी एडहेयर किया गया है, प्लस जो आपके विक्टिम है उनको भी जस्टिस दी गई है, और जो आपके अक्यूज्ड है, जो कन्विक्ट हो जाते हैं, उनको भी जितना हो सके एक जो रिलीफ होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो कन्विक्टेड है उनको तो सज़ा मिलनी ही है, लेकिन उसमें जो भी रिलीफ दिया जा सकता है ऐसे रिलीफ वाले केस है तो उसको भी जस्टिस जो है हमारे उन्होंने दिया है। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट, सूर्यकांत जी का जो स्टैंस रहा है ऑन डिसेंट वर्सेस सिक्योरिटी, तो उसको हम देखते हैं। तो सेडिशन का जो आपका सेक्शन था पुराने आईपीसी में, सेक्शन 124A, उसको उन्होंने सस्पेंड किया था। ही वॉज पार्ट ऑफ द बेंच दैट सस्पेंडेड सेक्शन 124A। तो उन्होंने अकेले ने सस्पेंड नहीं किया था, जो बेंच था उस बेंच के सूर्यकांत जी भी एक पार्ट थे और उन्होंने 124A को सस्पेंड रखा था। नेशनल सिक्योरिटी, तो जो पेगासस का पेगासस क्या है, एक वायरस है। तो इस पेगासस से क्या हुआ था, एक वायरस मतलब ये एक स्पाईवेयर है जिसके ज़रिए क्या है मोबाइल को या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक करके उससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को निकाली जा सकती है। तो जब पेगासस के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए कहा तो गवर्नमेंट ने इसको ये कहा था कि ये थोड़ा प्राइवेसी मतलब सिक्योरिटी का मुद्दा है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कहा कि सिक्योरिटी से भी जो ऊपर है वो पीपल की प्राइवेसी है, प्राइवेसी ओवर द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू फाइल एन एफिडेविट साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो कहा हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, लेकिन इससे लोगों का प्राइवेसी भी वायलेट हो रहा है, और उन्होंने एक जो प्रोब है वो ऑर्डर किया था। नेक्स्ट, इसमें जो न्यू लॉ है, तो अभी आपका सेक्शन 152 ऑफ दी जो भारतीय न्याय संहिता है, तो इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई है। जैसे सेक्शन 124A में आपकी सेडिशन चार्जेस लगाए जा सकते हैं, उसी तरीके से 152 में, सेक्शन 152 में भी नेशनल सोवरेनिटी को अगर एंडेंजर किया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शंस ली जा सकती है। तो इसको भी जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कहा है कि इसका पोटेंशियल मिसयूज़ हो सकता है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो उन्होंने इस सेक्शन को भी, पर्टिकुलर जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 152 को भी क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट, हम ध्यान रखिएगा ये जो सब्सटेंटिव पार्ट था उसको हमने इसमें देखा, तो अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि आप क्या हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और भी डिफरेंट जो फैक्ट्स है, फिगर्स है और जो कंसेप्ट है उसको समझ सके। तो अभी हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं ऑफ दिस इशू, जुडिशरी का जो भी इशू है। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में अगर हम देखें तो पहला जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था वो कलकत्ता में बना था। ध्यान रखिएगा इसका जुरिस्डिक्शन कलकत्ता रीजन में ही था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत आया था। फिर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 आया और इसी के तहत आपके जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, उसमें हाई कोर्ट बनी। और जो फेडरल कोर्ट है, मतलब आज जैसे सुप्रीम कोर्ट है उस तरीके से पूरे देश के लिए एक कोर्ट बना था जिसको कहा गया था फेडरल कोर्ट इन 1937। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसके तहत ये बना था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें 1950 से 70 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949, एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 124 से 147 तक। हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया 214 टू 231। तो ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल है 124 टू 147 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 214 टू 231 फॉर हाई कोर्ट। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में बन सकती है। ओके, फिर आप देख सकते हैं जो जुडिशियल रिव्यू का इवोल्यूशन है। ऐसे तो जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है, कि ऐसे कोई भी लॉ जो है गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी जिससे जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो। अगर वैसा होता है तो जुडिशरी रिव्यू कर सकेगी। तो आर्टिकल 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू का जेनेसिस है। तो ध्यान रखिएगा जुडिशियल रिव्यू आपका एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया है आर्टिकल 13 में, लेकिन जो लिखा गया है उससे यही मीन होता है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है आर्टिकल 13 देता है। और ये शंकरी प्रसाद केस जो था 1951 का, जिसमें क्या
क्या हुआ था, जो लॉ थी बाय पार्लियामेंट उसको रिव्यू किया गया था, लेकिन रिव्यू करने के बाद पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है उसको अफर्म किया था कि यस पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, वो किसी भी हद तक अमेंड कर सकती है। फिर 1970 में हम टेंशन देख सकते हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन था जिसके वजह से इमरजेंसी लगा, तो उस समय थोड़ा एक प्रॉब्लम तो आया था कि जो जुडिशरी थी उन्होंने एग्जीक्यूटिव जो ओवर रीच था उसको अफेल्ड कर दिया था, उसको सही करार दे दिया था इन एडीएम जबलपुर केस ऑफ 1976, जो कि काफ़ी बैकलैश जिसने बाद में झेला। फिर आपका इसमें और एक ध्यान रखिएगा, 1973 का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इसमें मेंशन नहीं रहा है, तो वो उसको ध्यान रखिएगा आप कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दे दिया कि एग्जीक्यूटिव जो भी चाहे, पार्लियामेंट जो भी चाहे, मतलब लेजिस्लेचर वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ नहीं सकती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी रहेगा। फिर 1980 से 1990s के बीच में अगर देखें तो जुडिशियल जो एक्टिविज्म था वो पीक पे था। स्पेशली हमारे जस्टिस साहब जो थे पीएन भगवती जी, उन्होंने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है पीआईएल है उसको आपका ओपन किया था कि, और ये इंडियन इनोवेशन है, ध्यान रखिएगा ये इंडियन इनोवेशन है, जिसमें ये कहा गया कि जो आपके पोर पर्सन है, ओके, जो आपके वल्नरेबल पॉपुलेशन है, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, उनको अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस होता है तो ज़रूरी नहीं है कि लोकस स्टैंडाई माना जाएगा। कि लोकस स्टैंडाई मतलब क्या, कि जो आपका व्यक्ति है वही आके केस करेगा, उनके बिहाफ पे कोई भी केस कर सकता है इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसीलिए इसको कहा गया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और उसी के बाद आप विशाखा गाइडलाइन जैसे जजमेंट को हम देख सकते हैं, या फिर मेनका गांधी जो जजमेंट था उसको हम देख सकते हैं। तो ये थोड़ा पहले का था, PIL से पहले का था, लेकिन विशाखा जो है प्योरली PIL आने के बाद ऐसा जजमेंट आया कि वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाना है एट वर्क प्लेस। और इसी के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2013 में विशाखा गाइडलाइन में जो भी गाइडलाइन थी उसके बेसिस पे ही एक लॉ बना दिया था जिसको हम पोस्ट नाम से जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, आगे देखते हैं 2000 सन के बाद अगर देखें तो इसमें जुडिशियल जो एक्टिविज्म था, तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक हद तक सही है, लेकिन वो आगे जाता है तो सेपरेशन ऑफ पावर को, रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है, क्योंकि तब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म में तब्दील हो जाता है। तो इसमें अभी जैसे केसेस लाइक NJAC जो था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो थी 2015 में 14 में आया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया बाय ऑनरेबल जुडिशरी की। इसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस लिए, लाइक आर्टिकल 70 एब्रोगेशन को लेके केस लिया, और फार्मर प्रोटेस्ट को लेके केस लिया, CAA को लेके केस लिया। तो ये सभी चीज़ें जो है ऑन गोइंग है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिलेटेड चैलेंजेस, क्या क्या हम फेस कर सकते हैं कि जो पोर पर्सन है, ये मार्जिनलाइज पर्सन है, या फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, वो किस तरीके से चैलेंज फेस कर रही है। एक तो बहुत ज़्यादा जुडिशियल डिले हम देख सकते हैं, काफ़ी समय लग जाता है, 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं केसेस को सॉल्व करने में। पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 4 करोड़ से भी ज़्यादा, 4.6 करोड़ लगभग केसेस जो है पेंडिंग है। और इसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या फिर लोअर जुडिशरी में है, जो कि 80% से भी ज़्यादा है। 12% लगभग हाई कोर्ट में पेंडिंग है, डिफरेंट हाई कोर्ट में। देन आपके लगभग 1% से भी कम में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम देख सकते हैं इन जुडिशियल प्रोसेस, जैसे आपके कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने का जो है वो हम देख सकते हैं। बैलेंसिंग राइट्स एंड सिक्योरिटी, तो एक क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉज को लेके आती है, तो उसको अगर उसका सही यूज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर मिस यूज़ है तो ये राइट्स को वायलेट करता है, और तभी बैलेंसिंग का जो काम है जुडिशरी को करना पड़ता है। तो बहुत समय पे क्या होता है, जुडिशरी अपने आप में एक डायलेमे में आ जाती है कि हमें राइट्स देखे या सिक्योरिटी देखे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो है काफ़ी ज़रूरी है। एक्सेस टू जस्टिस जो है स्पेशली रूरल अर्बन डिवाइड देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है जस्टिस को अवेल करने का, वो एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। लैंग्वेज जो बैरियर है वो भी एक प्रॉब्लम है जो हम देख सकते हैं। ओवर रीच वर्सेस रेस्ट्रेन, तो ओवर रीच क्या होता है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म जब आपका सेपरेशन ऑफ पावर को भी आगे धकेल देता है और खुद एक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए क्या करना है, ओवर रीच को रेस्ट्रेन में तब्दील करना है, कि जिस जगह पे जुडिशरी को
वर्क नहीं करना है, वहाँ पे जुडिशरी को अपने आप को रेस्ट्रेन करना होगा, जो चीज़ें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फुलफिल कर सकती है। फिर है टेक्नोलॉजिकल एंड एथिकल गैप। तो अभी आज के समय पे जैसे आप पेगासस का जो एक स्पाईवेयर था, उससे क्या है, कोर्ट का सिस्टम हो या फिर जस्टिस साहब जो है उनका प्राइवेसी भी हार्म हो सकता है, जो केसेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा अगला अगर देखें तो रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट देखा जाता है, तो शॉर्टेजेस ऑफ जस्टिस जो जजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है वो हम देख सकते हैं। बाकी जो भी की टर्मिनोलॉजीज है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान रखिएगा की टर्मिनोलॉजी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जब जुडिशरी प्रोएक्टिव हो जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। PIL क्या है, मैकेनिज्म अलाउिंग एनी सिटीजन टू अप्रोच कोर्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर इश्यूज। देन कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये जुडिशरी को अपॉइंटमेंट करने का एक सिस्टम है, जो फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस बेंच के अधीन में आपका डेवलप हुआ था। रीट जुरिस्डिक्शन क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट का पावर है अंडर 226 की जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो रीट जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके लीगल ऑर्डर पास करके राइट्स को बचाया जा सकता है। बेल क्या है, तो टेम्परेरी रिलीज है ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन जिसका ट्रायल अभी पेंडिंग है। तो तब तक अगर ट्रायल पेंडिंग है तो उसको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर वो जो एक्यूज्ड है उसने उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तो उसको एक बार बेल पे छोड़ना ज़रूरी है ताकि बाद में क्या हो, उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, अगर प्रूव होता है तो उसको जेल कर दिया जाएगा। तो जस्टिस कांत जी ने एम्फेसाइज किया है कि जो जेल है वो एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल रूल होना चाहिए, बेल मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लगभग 76% अंडर ट्रायल्स है। ओके अगर किसी ने बाद में अपराधी साबित भी हो जाते हैं, अगर उसको 2 साल का जेल काटना है तो ऑलरेडी 4 साल से जेल में है, तो उसका बाकी 2 साल कौन उसको वापस करेगा। उसके साथ तो आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट हो गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि उसने 2 साल ज़्यादा अपने लिबर्टी को, अपने लाइफ को जेल में बिता दिया है। सेडिशन क्या है, देशद्रोह का जो चार्ज है। इंटरनेट शटडाउन क्या है, तो इंटरनेट शटडाउन को लेके भी जैसे जम्मू कश्मीर में हो या फिर आपके असम में भी किया गया था या फिर दार्जिलिंग में हो, तो उससे क्या है, लोगों का फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G राइट टू डू एनी प्रोफेशन, क्योंकि आजकल सब UPI हो गया है तो वो वायलेट होता है। आर्टिकल 21 जो है लाइफ लिबर्टी वायलेट होता है। अंडर ट्रायल्स जो है, जो अभी भी ट्रायल के लिए अवेटिंग है, जिनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, ये उनको ना वो क्राइम उनका साबित हुआ है लेकिन वो जेल में सड़ रहे हैं। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो रॉल्सियन जस्टिस जो है, जस्टिस में क्या होना चाहिए, फेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। एरिस्टोटोलियन बैलेंस अगर हम देखें तो एक स्ट्राइक करना है बैलेंस को, स्ट्रिक्ट लॉ के जगह पे हमें इक्विटी को देना ज़रूरी है। गांधीयन अहिंसा को हम देख सकते हैं बेल रिफॉर्म में, या फिर जो सर्वोदया है कि सभी को जस्टिस मिलना ज़रूरी है, सभी का तभी उदय हो पाएगा। यूटिलिटेरियनिज्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसमें हमें ज़रूरी है कि क्विक जो चीज़ें हैं वो क्विक रेजोल्यूशन करना होगा। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर नीड्स टू बी एंश्योर्ड। ओके बाकी इसमें डायमेंशंस आप एक बार देख लीजिएगा, चीज़ें आप समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपने जो पूरी मैंने जो बताई है चीज़ें उसी से ये डायमेंशंस निकलेंगे। बाकी अगर खुद से आप घर पे NCERT पढ़ रहे हैं तो कौन से किताबें आप पढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11 का कौन से चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसको भी मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। प्लस सिलेबस का कौन सा पार्ट से लिंक है, आपके GS पेपर 1, 2, 3, 4 सभी से लिंक है, तो वो हम देख सकते हैं। बाकी वे फॉरवर्ड क्या है, रिफॉर्म लाना है जुडिशल सर्विसेज में, रिक्रूट में, कोर्ट को डिजिटल करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे, टाइमलाइन बांध देना है बेल हियरिंग के लिए और ताकि अंडर ट्रायल्स को कम किया जा सके। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग, तो जज जो है उनका एक तो जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करना है, समय समय पे ट्रेनिंग देनी है ऑन टेक्नोलॉजीज एसेट्रा, और इंटर बेंच एक डायलॉग होना काफ़ी ज़रूरी है, डिफरेंट बेंच के बीच में डायलॉग होना काफ़ी ज़रूरी है। इवन गवर्नमेंट का जो बाकी आपका 2 विंग है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उनके साथ भी एक डायलॉग होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो डायलॉग से होगा क्या कि जो गैप्स है उसको फुलफ़िल की जा सकेंगे। फिर पब्लिक एंगेजमेंट होना ज़रूरी है, पब्लिक एंगेजमेंट के लिए राइट्स को लेके, ड्यूटी को लेके अवेयरनेस देना ज़रूरी है, मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग में स्पेशली जो जुडिशरी का परफॉर्मेंस है उसको एनुअली ऑडिट करते रहना है कि कितना बेटर परफॉर्मेंस हुआ है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, जैसे UK में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसका मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल है, तो इसको हम देख सकते हैं।
ओके, तो इसी के साथ ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये कंप्लीट होता है। तो दूसरा आर्टिकल अगेन जुडिशरी के द्वारा किस तरीके से स्वदेशी मतलब आपकी एलिमेंट्स को डेवलप किया जा रहा है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि किस तरीके से जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसको इंडियनाइजेशन किया जा रहा है या फिर इंडियनाइज किया जा रहा है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्विंग टू स्वदेशी सेज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच। तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच था जस्टिस BR गवई जी का और बाकी चार जज साहब का, तो उस बेंच ने ये चीज़ें कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्व कर रहा है टू स्वदेशी सेज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच में जो आपके आउटगोइंग CJI थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं, जस्टिस BR गवई जी इसको हेड कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा इस बार आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसके बाद जो जजमेंट आया बाई BR गवई जी का बेंच जो था वो क्वेश्चन बन सकता है, इस बार पूरा चांसेस रहेगा। तो इसमें अभी क्या कहा गया है कि अभी जो हाल ही में जो जजमेंट आया रिगार्डिंग आर्टिकल 143 एंड 14 क्वेश्चंस रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट जो महोदया थी उन्होंने जो आपका रेफरेंस दिया था उसमें 111 पेज का ओपिनियन था। उस ओपिनियन में कहीं भी कोई भी फॉरेन लॉ का जिक्र नहीं किया गया। जो भी जिक्र किया गया वो इंडिजीनियस लीगल रीजनिंग को दिखाया गया। तो इससे क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर हम देख सकते हैं कि जो बेंच है उन्होंने आर्ग्यू किया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इन इट्स एडॉप्शन बट कंटिन्यूज टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव इन इट्स फंक्शनिंग। ट्रांसफॉर्मेटिव बन रहा है और इंडियन जो एग्जाम्पल्स है उसको लिए जा रहे हैं। तो अभी इसमें अगर देखें जुडिशियल कंसेंसस ऑन इंडियनाइजेशन, तो इसमें जस्टिस PN भागवती साहब का हम देख सकते हैं जो PIL था वो एक इंडियन आपका इनोवेशन है। फिर जस्टिस NV रमन्ना साहब का अगर देखें तो उन्होंने भी इंडियनाइजेशन के ऊपर बात की है कि जो आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी है ऑफ इंडियन सोसाइटी, लोकलाइज करना है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को, हमारे खुद के जो आपके रेफरेंसेस है उनको लेना काफ़ी ज़रूरी है। फिर अगर इसमें देखें जस्टिस SA बोबडे जी, तो उन्होंने भी राइट टू प्राइवेसी जजमेंट का बारे में जब उन्होंने ये जजमेंट दिया था तो आर्ग्यू किया था प्राइवेसी वाज एविडेंट इन द एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में भी एविडेंट है प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है। तो अभी इसमें एंशिएंट इंडिया का उन्होंने रेफ़र किया। तो मैं अपने ओर से एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के जो घर के दरवाजे थे वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, वो जो सब लेन था उसकी तरफ खुलते थे। तो इसका मतलब ये होता है कि मे बी उस समय जो लोग थे वो प्राइवेसी को सपोर्ट करते थे, प्राइवेसी को प्राधान्य देते थे। फिर इसमें हम जस्टिस S अब्दुल नज़ीर जी को भी देखें तो उन्होंने भी कहा है कॉल फॉर द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, कि हमें कॉलोनियल जो आपकी रेफरेंसेस है उसको नहीं लेनी है, हमें हमारा खुद का एंशिएंट जो लीगल जायंट्स है लाइक मनु है, कौटिल्य है, बृहस्पति है, इनसे हम बहुत सारे रेफरेंसेस जो है वो ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जुडिशियल सिस्टम में किस तरीके से स्वदेशी आ रहा है, किस तरीके से डिफरेंट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन मिल रहा है, वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। फिर हम इसमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू अगर देखें तो जब ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का 1946 से 49 तक, तो हमने डिफरेंट फीचर्स को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था लाइक UK, USA, आयरलैंड, कनाडा। ये तो हम आपको बेसिक क्लास में पढ़ाते ही है। तो बैग ऑफ बोरोइंग करके भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें तो 50 से 80 तक तो ब्रिटिश लॉ जो है, अमेरिकन लॉ है, उनका रेफरेंस दिया जाता रहा है। लेकिन 1980s के बाद देखें तो उसमें शिफ्ट आई है, जैसे PIL का मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया बाय जस्टिस भगवती जी, तो ये पूरा का पूरा इंडियन इनोवेशन है। या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ऑफ 1973, ये भी इंडिया का ही इनोवेशन है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का ही इनोवेशन है। करंट फेज में अगर देखें तो अभी हमारे जो पुराने लॉ की किताबें हैं लाइक स्मृति हो, अर्थशास्त्र हो, अपना जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसको हम उपनिषद कहते हैं, तो उनका जो रेफरेंस एक है वो हम देख सकते हैं। ओके, बाकी ये जो चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू है, तो केस बैकलॉग ऑलरेडी बताया, डिले मैंने बताया ही था। कॉलोनियल लेगेसी जो एक इंग्लिश सेंट्रिक लैंग्वेज है उसको हमें दूर करना है।
वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जजमेंट्स को कोट करना काफ़ी ज़रूरी है या फिर ट्रांसलेट करना काफ़ी ज़रूरी है। रिसोर्स का जो शॉर्टेज है ऑलरेडी बताया था, इनइक्वालिटी का एक्सेस ऑलरेडी बताया, करप्शन एंड बायस के चार्जेस जो है वो लगते रहते हैं, परसेप्शन ऑफ फेवरेटिज्म, ये सभी बने हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल गैप एक हम देख सकते हैं, अनइवन ई कोट है, कहीं बहुत ज़्यादा ई कोट है, कहीं कम है, तो उसको दूर करना ज़रूरी है। फिर जो एक रेजिस्टेंस टू चेंज है उसको भी दूर करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है उसको कम करना ज़रूरी रहेगा। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से वो तो आप समझ सकेंगे पढ़ेंगे तो चीज़ों को, ओके। तो अगर इसमें थोड़ा हम लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो हमारे इंडिया का जो धर्म है, द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इटसेल्फ दिखाता है कि ड्यूटी एंड राइचियसनेस को इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट। तो ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है राइट्स का, उसके साथ हम इसका एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो देख सकते हैं। और ये जो इपिस्टेमिक सोवरेनिटी है, मतलब हम अभी भी ब्रिटिश का नॉलेज अगर ले रहे हैं तो हमारी नॉलेज की जो सोवरेनिटी है वो नहीं है। तो नॉलेज सिस्टम भी क्या होना चाहिए, इंडिजीनियस होना चाहिए। एक लीगल रियलिज्म जो है उसको हमें देखना ज़रूरी है कि लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं हमारे देश में, उन सफ़रिंग को दूर करना ज़रूरी रहेगा। बाकी डायमेंशन को मैं आपको समझने के लिए छोड़ता हूँ, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उससे आप ये पार्ट जो है वो समझ पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इसमें एनसीईआरटी के जो किताबों की आपकी चैप्टर्स है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी सिलेबस का लिंकेज इसमें दिखाया गया है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, हमें हाइब्रिड अप्रोच लेना है, स्वदेशी को लेना है, इंडियन मॉडर्नाइजेशन, जैसे इंडियन जो आपके कॉन्सेप्ट्स है लाइक लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ये सब हम ले सकते हैं। लैंग्वेज का हम जो रिफॉर्म है वो कर सकते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज में जस्टिस को अवेल करना, लाइक एसएमएस, हिंदी, तमिल एक्सेट्रा। क्रिटिकल स्क्रूटिनी करना ज़रूरी है, मतलब हमारे जो पुरानी फिलोसॉफी है वो आज के समय पे राइट्स को वायलेट भी कर सकते हैं। तो जो फिलोसॉफी आज के समय पे अलाइन नहीं है उन्हें हमें रिफॉर्म करना होगा, जो हमारी अच्छी फिलोसॉफी है उसको हमें लेना होगा। तो यही आज का डिस्कशन था। इसमें यूपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन भी हमने दिया है, तो इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नो डाउट अभी प्रीलिम्स आने वाला है 4-6 महीने में, तो प्रीलिम्स के साथ साथ आप एक दो आंसर लिखते जाइए। तभी क्या है, आफ्टर प्रीलिम्स हम आपको क्या करेंगे, मेंस का आंसर राइटिंग जब करवाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसी तरीके से और आपके 7-8 आर्टिकल है, तो आप उसको एक बार अपनी ओर से देख लीजिएगा, चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई, अच्छा लगा। कोई डाउट अगर रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।